हेलो बच्चों, आज हम लोग कोनिक सेक्शंस की पढ़ाई में इलिप्स हाइपरबोला का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आए मेंस के क्वेश्चंस करने में। इलिप्स हाइपरबोला के अंदर क्या होता है कि आपको जो बेसिक उसकी ज्योमेट्री है, उसकी डिटेल्स, कोऑर्डिनेट्स, लेटर सेक्टम, डायरेक्ट्रिसेस, ये सब ढंग से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर मेंस में आ रहे हैं, है ना। बहुत ज़्यादा आपका डीप इंसाइट वाले क्वेश्चंस जैसे लोनी वगैरह में है, उस तरह के क्वेश्चंस इलिप्स हाइपरबोला के कहाँ पूछे जा रहे हैं, नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आपको तो बेसिकली उसकी जो डिटेल्स है ना, फिगर की डिटेल्स, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा बहुत टेंजेंट नॉर्मल, ये चीज़ें करेंगे तो आपका ये जो मन में फियर है कोनिक सेक्शंस को लेकर के, वो मेंस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा जेन्युइन नहीं है, अननेसेसरी आप उसमें डर रहे हो। आज हम लोग जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यकीनन आप उनको अगर ढंग से सीख लेते हो तो आपका काफी काम हो जाएगा और जेई के क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। इफ E1 E2 be the eccentricity of this ellipse and the hyperbola respectively, okay, दोनों की eccentricity अलग अलग है। अल्फा बीटा द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द इलिप्स एंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, दोनों के बीच के डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा कितना हो गया 2AE पहले वाले का, तो ए इसका 25 है, तो उसके हिसाब से ये 10 हो गया, 25 A² था, सॉरी 20 इसका हो गया ये E1 के साथ। ठीक है, और बीटा कितना हो जाएगा, बीटा में वहां लिखा हुआ है 16 और B², तो उसका भी 2AE चलता है, तो उसका A कितना है 4 है, और E उसका नया निकलेगा E2, है ना। इस तरह से हमारा 8E2 इसका भी आ गया। तो हमें जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो 10E1, 8E2 चाहिए। ठीक है, अब E1 E2 के बारे में यहाँ रिलेशनशिप दिया हुआ है, E1 E2 = 1, तो E1² E2² 1 हो जाएगा, 1 - B²/25 ये हो गया, और ये हो गया 1 + B²/16। ठीक है ना, ये आपका हो गया कितना 1 के बराबर। तो यहां से हम लोग क्या जनरेट कर पा रहे हैं, वी कैन जनरेट B, आई थिंक 1 माइनस प्लस कर लेता हूं 1/16 - 1/25 B² माइनस B4/25 × 16 = 1, तो 1 1 का हट जाएगा। B² यहां से सॉल्व हो रहा है, तो B² आप सॉल्व करो, B² यहां से 25 - 16 करके 9 आ जाएगा, 9 × बस 9 ही रह गया, कि वो तो 25/16 कट जाएगा, तो B² 9 आ गया। ठीक है, तो B² 9 आ गया, तो हम लोग ये निकाल सकते हैं ना कुछ इसेंट्रिसिटी वगैरह, जैसे B² 9 आ गया यहाँ पे, है ना। इसकी इसेंट्रिसिटी E1 कितनी होगी, √1 + 9/25। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से कितना आ गया, सॉरी ये इलिप्स का था तो माइनस है, हमें ध्यान रखना पड़ता है इलिप्स का है कि हाइपरबोला का है, तो -9/25, तो ये हो गया 4/5 इलिप्स। E1 इतना निकल गया 4/5, तो अभी ऐसा E2 निकल जाएगा 5/4, है ना, क्योंकि E1 E2 का प्रोडक्ट 1 था। तो अब यहाँ पे रख लो आप, अल्फा कॉमा बीटा में क्या आएगा 10E1, 10E1 के हिसाब से 8 हो गया, और 8E2 के हिसाब से 10 हो गया। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में कोई खास काम नहीं है, ज्योमेट्री की जो इसका नॉर्मल ज्योमेट्री है, उसकी इसेंट्रिसिटी और A और B के बीच के लिंक्स हैं, वही हमें यूज करने हैं। Let the foci of the ellipse and the hyperbola coincide. Okay, the later sector of the hyperbola is. तो अगर आप दोनों के हाइपरबोलास के और इसके फोकाई कोइंसाइड करा रहे हो, तो क्या होता है कोइंसाइड कराने पे, इसका AE जो होगा और उसका कैपिटल AE मैच करेगा, दोनों का सिंबल बदल लो, तो इसको स्क्वायर कर लो, इसका लिखोगे आप कितना A² - B², इसका लिखोगे आप A² + B²।
ठीक है ना, ऐसे लिखोगे। अभी इसमें एक 16 चल रहा है -7 और इधर चल रहा है आपका a² प्लस b², मतलब एक मिनट ध्यान रखना, यहाँ पे चेंज हुआ है, 25 इधर है, 25 को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को। 25 ऊपर ले जाओगे तो इसका जो आएगा a² वो आएगा 144/25 और b² आ जाएगा α/25। ठीक है, यहां से आप निकालोगे अल्फा, अल्फा निकल जाएगा यहाँ से। कैसे? ये 9 हो गया, 9 × 25 - 144 इज इक्वल अल्फा। तो 225 - 144 दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 81। ठीक है ना, अल्फा 81 आ गया। अब चलते हैं हम लोग लेटेस्ट स्पेक्ट्रम निकालने, तो इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी 1 + 81/144, अल्फा 81 यूज किया और 25 तो रेशियो में कट जाएगा वो, है ना, 25 यूज करना होता है बट इसेंट्रिसिटी में रेशियो चलता है तो 25 कट जाएगा। तो इससे कितना आ रहा है आपका 225/144 अंडर रूट विच इज इक्वल टू 15/12 विच इज 5/4। 5/4 इसकी इसेंट्रिसिटी आ गई, कैपिटल ई, है ना। अब आपको इससे क्या करना है, आपको तो खैर इसेंट्रिसिटी क्यों निकाल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, हम लोग को लेटेस्ट स्पेक्ट्रम निकालना है ना। तो लेटेस्ट स्पेक्ट्रम होता है 2b² a। तो यहाँ पे b कितना था, यही था, इसकी इसेंट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। a था हमारा, b² था हमारा α/25 और a हमारा यहां से दिख रहा है 12/5। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आप 81 यहाँ भर लेना, यहाँ पे 81 भर लो और इसको सॉल्व कर लो, तो इससे आपका डेटा आ जाएगा। इसे ये हो गया 6, ये हो गया 3, ये हो गया 27, ये हो गया 5, 2 से 3 6, कितना आ गया 3 मैंने कैंसिल किया है और 2b² में कितना था 25 दिस और a था तुम्हारा 12/5। कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया लग रहा है, फिर से करते हैं। टू टाइम्स b² का मतलब हो गया α/25 मतलब 81, अल्फा 81 था ना, हाँ 81/25 और a आ गया आपका 12/5। तो 2 से ये 6 हुआ और 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बच रहा है, ओके, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। ये 5 आ रहा है तो ये 27/10 आ रहा है। ठीक है, जस्ट मेरा कैलकुलेशन है वो आप कर लेना, इसेंट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ रही है इसमें, मैं इसेंट्रिसिटी निकाल रहा था उसकी कोई जरूरत नहीं था। If this is a variable chord of the hyperbola, subtends right angle at the center of the hyperbola, okay? तो इसका मतलब है कि देखो अगर कोई लाइन किसी कर्व को मीट कर रहा है तभी तो वो कॉर्ड है ना, ऐसे, और ये सेंटर ऑफ द हाइपरबोला तो ऑरिजिन होता है ना। तो इसमें आपको बना रहा है ये कितना एंगल, राइट एंगल। तो ये परफेक्ट केस ऑफ होमोजेनाइजेशन है ना। तो हम इस लाइन के द्वारा क्या करेंगे, इस हाइपरबोला को होमोजेनाइज कर देंगे। तो होमोजेनाइज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो डिग्री है उसको चार्ज करना पड़ता है, जैसे 1 जो लिखा हो इसी को हम चार्ज करेंगे। तो यहां से चार्ज करेंगे डिग्री, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा अपॉन p का ये होल स्क्वायर। तो ये होमोजेनाइज होके ये जॉइंट इक्वेशन निकल गया दोनों लाइनों का। जो भी लाइन थी, लाइन का नाम तो नहीं दिया इन्होंने, मान लो इसका नाम दे दो OP-OQ। तो OP-OQ का जॉइंट इक्वेशन आ गया। अब क्या कहा जा रहा है, कॉर्ड्स टच ए फिक्स सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू, ओके, तो कोई P के बारे में बात कर रहा है कि ये जो कॉर्ड है उसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर तो यही दिख रहा है P, ऑरिजिन है ना, डिस्टेंस, उसका रेडियस पूछा जा रहा है। तो अभी निकालते हैं इसमें।
तो राइट एंगल कंडीशन पहले निकालते हैं। राइट एंगल कंडीशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर शुड बी 0। तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना आ रहा है? इधर अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर आ रहा है, -1 बाई ए स्क्वायर यहाँ से, और इसका वाई स्क्वायर का साइन स्क्वायर अल्फा बाई पी स्क्वायर, और इसको प्लस में उधर ले जाएंगे तो 1/2a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब 1/p स्क्वायर हो गया इन दोनों को मिला करके, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर 1 हो गया, और यहाँ से उधर जाकर के क्या मिला? 1/2a स्क्वायर। तो मतलब p की वैल्यू आपको √2a आ रहा है ना। तो इसका मतलब वो जो सर्कल है जिसका ये टेंजेंट बनता है, जिसका सेंटर ऑरिजिन रहेगा और p √2a रहेगा, उसको ये टच कर रहा है। तो आपको ये पहचानना पड़ता है कि होमोजेनाइजेशन का केस कहाँ आ गया। होमोजेनाइजेशन कैसे हुआ हम लोगों का कि भाई एक लाइन सेगमेंट बना हुआ है कॉर्ड के तौर पे, और वो राइट एंगल सबटेंड कर ऑरिजिन पे। तो दैट्स व्हाई वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजेनाइजेशन। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें। So let the hyperbola pass through the point this. A parabola is drawn whose focus is same as the focus of hyperbola with positive abscissa. Okay, right side में जो होगा वो लेंगे. And the directrix of the parabola passes through the other focus. Okay. तो ऐसा मान के चलते हैं कि ये hyperbola है ऐसे, और इसका जो फोकस है वो पैराबोला का ही फोकस है ना, एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला पासेस थ्रू द अदर फोकस। अदर फोकस मान लो यहाँ पे है एस डैश, तो यहाँ से उसका डायरेक्ट्रिक्स पास कर रहा है पैराबोला का, हाइबोला का नहीं, पैराबोला का। ठीक है, और उसका जो फोकस मेंटेन करेगा पैराबोला का, वो फोकस ये रहेगा, ये वाला राइट फोकस। ड्रॉन हुज फोकस इज सेम एज द फोकस ऑफ बोला। ठीक है, लेटर सेक्टम में पैराबोला इज ई टाइम्स द लेटर सेक्टम ऑफ हाइपोला। अच्छा, ई इसेंट्रिसिटी भी है, तो लेटर सेक्टम बता रहे हैं ये लोग, मतलब जो अपन 4L यूज करते हैं ना पैराबोला में, वो ही बता रहे हैं कि ये कितना है, ई टाइम्स द लेटर सेक्टम। लेटर सेक्टम से कितना होता है, 2b² होता है। ठीक है ना, ये लेटर सेक्टम का हाइपोला होता है, तो इसके हिसाब से इन्होंने एक जानकारी दिया। अब एक पॉइंट पैराबोला, तो पैराबोला का इक्वेशन जनरेट करना चाहिए हमें, है ना। हाइबोला के बारे में कुछ दिया हुआ है हम लोग को, हाइबोला के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट उसमें डालेंगे तो एक जानकारी आएगी। वहां से जानकारी आ रही है 8/a² -8/b² = 1। ये पॉइंट से एक ए और बी में रिलेशन आया। ठीक है, और ये जो पैराबोला बन रहा है जिसका डायरेक्ट्रिक्स ये है और फोकस ये है, तो उसका जो मिड पॉइंट होता है वहां पे वर्टेक्स होता है। तो मान लीजिए ये AE, 0 है और ये x = -AE है, इसका मिड पॉइंट क्या आएगा, ऑरिजिन ही आएगा, है ना। क्योंकि आप जानते हो पैराबोला जो पास करता है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीचों बीच से पास करता है, तो आपका पैराबोला इधर से जा रहा होगा ऐसे, है ना। तो उस पैराबोला का इक्वेशन हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों तरफ बराबर होता है, फोकस की दूरी और पीछे से उसकी डायरेक्ट्रिक्स की दूरी बराबर होती है। तो इसका मतलब ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट है। AE उसका लेटर सेक्टम बनाने में मदद करेगा। तो इसका मतलब जो 4L लिखा था मैंने, उसको मैं हटा करके इसको मैं कर सकता हूं 4AE। ठीक है ना, 4AE कर सकता हूं मैं। ये अलग बात है कि ये 4L हमारे काम आएगा, लेकिन 4AE इस यही है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम लोग कुछ पकड़ लेंगे, जैसे E और E कैंसिल हो गया, 2 = b² आ गया, 2 = b² आ गया। तो एक तो ये जानकारी आ गई, और उस एक दूसरी जानकारी यहाँ दिया हुआ है। तो b² आपका कितना है, 2a² के बराबर है यहाँ पे। तो यहाँ से लिख लो आप 8/a² -8/b², 2a² सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2a² = 1। तो 8/2a² = 1 घटा करके, तो a² = 4 आ गया, और b² = 8 आ गया यहाँ से। ठीक है, अब आपको क्या जनरेट करना है, पैराबोला का इक्वेशन। तो पैराबोला का इक्वेशन जो आ रहा है y² = 4L, 4L समझ रहे बात को, 4LX।
तो अपने को यहाँ पे 4L का जो कहानी था वो यहाँ से रिक्वायरमेंट हम लोग मिलेगा। ये 4L बेसिकली इस पूरे के बराबर था, इसेंट्रिसिटी भी इसको जरूरत पड़ रही है। रुको इसेंट्रिसिटी भी निकाल लेता हूँ। इसेंट्रिसिटी कितना आ जाएगा 1 प्लस ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वो हो गया 2, इसेंट्रिसिटी √3 आ रहा है। ठीक है, तो अपने को जब ये पूरी कैलकुलेशन यूज करेंगे हम लोग तो कितना आएगा 4a तो हमारा था 2 और इसेंट्रिसिटी यूज करेंगे हम लोग √3। ये इक्वेशन हमारा पैराबोला का आ गया। अब इसे हम चेक करेंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करता है। तो आप इसमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं पैराबोला में, तो कोई भी एक चेक करके देखें आप। जैसे मान लो ये पैराबोला आंसर है, तो ये चेक करके देखें कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो y स्क्वायर में 36 इंटू 2 आएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में 3√3 करेंगे तो 8 इंटू 3, हाँ तो ठीक ही आ रहा है, इट इज हैपनिंग। तो इसका मतलब ये पॉइंट उस पर लाई कर रहा है। तो आपको बेसिकली पैराबोला का इक्वेशन निकालना है। ये इनडायरेक्टली इनका कहना ये है कि आप पैराबोला का इक्वेशन निकालो इस बात को समझ करके कि आपके पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है और फोकस यहाँ है, और थोड़ा बहुत हाइबोला और पैराबोला को मिक्स करा है तो लग रहा है कि क्वेश्चन काफी खतरनाक, बट ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक बात ये था कि आपको ये जानकारी जो बनानी है वो यही बनानी है कि पैराबोला क्या यूज करता है। यहाँ से आता है डिस्टेंस को स्मॉल यूज करता है वो अपना, उसका 4 टाइम्स करते हैं तो लेटर सेक्टम आता है। और आपको पैराबोला का वर्टेक्स लोकेट करना था तो वर्टेक्स हमने लोकेट कर लिया इसके मिड पॉइंट पे। तो इस तरह से आपका काम होता है। पेशेंस रखना है इन क्वेश्चनों में पढ़ करके। लेट ए लाइन L1 be tangent to this and L2 be a line parallel to passing through origin and perpendicular to L1। तो एक मिनट एक फिगर बनाते हैं हम लोग। जैसे ये अपना हाइबोला हो गया, ठीक है, और L1 इसका टेंजेंट हो गया। ऑलराइट, L2 be line passing through origin and perpendicular to L1। ओके, तो ये हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, ये L2 है। If the locus of the point intersection of L1 and L2 is this, okay, तो ये पॉइंट के बारे में बात हो रही है, इसका लोकस निकालना है इसका। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को h के मान लेते हैं जिसका लोकस निकालना है। तो इस लाइन का स्लोप हमें पता चल गया k/h है, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता चल गया जिस लाइन का हम टेंजेंट बनाएंगे। तो ये हो गया -h/k। तो -h/k स्लोप का हम टेंजेंट बनाएंगे, है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वहां से उठाएंगे। ठीक है, चलो, तो अगर हम लोग वहां पे m स्लोप -h/k का टेंजेंट लिखने की कोशिश करते हैं तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट के हिसाब से लिखें एक फॉर्मूला, +√/a² m² -b²। तो ये तो टेंजेंट का इक्वेशन होता है ना। अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे कि m यूज करेंगे -h/k, है ना, तो -h/k m यूज करेंगे। दूसरा पॉइंट एक और भी समझो कि इस टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट h, k भी लाई करेगा, तो h, k भी डाल देंगे। तो k = m के जगह पे तो -h/k डाल देंगे और x के जगह पे ये h डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया ±√16 h² - 4। ठीक है ना, तो इससे क्या हुआ, इसे h² + k² आ गया। इसको चाहे तो आप स्क्वायर कर लें, तो = 16 h² - 4 k² आ गया। ये k² कट जाएगा। अब इससे आप कंपेयर करके देख सकते हो कि आपका अल्फा आ रहा है 16, है ना, और बीटा आ रहा है -4, बिल्कुल सही है। तो अल्फा + बीटा आपका आ जाएगा 12। दैट इज योर आंसर। तो कहने का मतलब आपको क्विकली प्लान करना है लोकस के लिए, है ना, कि हम किस तरह से हम स्लोप यूज करके टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट m फॉर्म में हमने यूज किया है, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर स्लोप अवेलेबल है तो हम स्लोप फॉर्म वाला टेंजेंट यूज कर लें। From the center of the hyperbola, CM is drawn perpendicular to the tangent at any point of the curve. Okay. तो मान लो ये हाइपरबोला का ये पोर्शन है और ये टेंजेंट है कोई। यहां से इन्होंने क्या किया है कि C बेसिकली ऑरिजिन ही है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ऑन अ टेंजेंट
एंड मीटिंग द कर्व एट एन पे जाकर मिला यहाँ पे कर्व पे। ओके, वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट सीएम और सीएन डिस्टेंस इनको चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग एन का कोऑर्डिनेट के बारे में सोचते हैं। एन का कोऑर्डिनेट हम लेते हैं पैरामीट्रिक 3 sec थीटा 3 tan थीटा। ये आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हाइपोला का याद है, तो वो आप ले लो, इसका हाइपोला का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो। उस पॉइंट को एन जनरेट कर लिया हमने। अब हम स्लोप जनरेट करेंगे। तो स्लोप ऑफ सी एन जो होगा कितना है, tan थीटा अपॉन sec थीटा, जो कि आ रहा है आपका sin थीटा। इसका मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप है -1 अपॉन sin थीटा, परपेंडिकुलर लाइन का। तो परपेंडिकुलर लाइन बेसिकली उस लाइन का टेंजेंट हम बनाएंगे। तो टेंजेंट का जो इक्वेशन बनेगा हम लोगों का, है ना, वो क्या बनेगा, जिसका स्लोप पता है हम लोग को। अभी अभी मैंने टेंजेंट का इक्वेशन लिखा था। स्लोप आपको -1/sin थीटा पता है, x प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर 9 ही है, m स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा और -9 ऐसे लिख लिया। इससे क्या हुआ, sin थीटा इधर ले लेंगे, sin थीटा y प्लस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 cos थीटा। यहां से आ गया। ये तो हमारा रेडी हो गया इंफॉर्मेशन टेंजेंट्स का। अब हम लोग को जनरेट करना है डिस्टेंस cm और cn। तो कोई भी इसमें से एक टेंजेंट ले लो, उसका हम cm निकाल लेते हैं। तो cm मतलब ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ये ऑरिजिन ही है। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे इसका, तो 3 cos थीटा अपॉन अंडर रूट sin स्क्वायर थीटा प्लस 1, मॉड लगा दें, ये cm हो गया, है ना। ये cos थीटा है। और cn कितना होगा, तो cn डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल देते हैं। तो cn आ जाएगा आपका 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं साइन कॉस में चेंज करता हूं, है ना। तो 3 साइन कॉस में चेंज करूंगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ठीक लग रहा है, इस तरह का ठीक लग रहा है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे cm और cn को, तो क्या जनरेट होगा, ये टर्म्स कट जाएंगे, ये वाले, ये टर्म और ये टर्म कट जाएंगे, ये वाले, और ये 3 और ये 3 रह जाएगा 9। दैट विल फॉर्म योर आंसर। तो थोड़ा सा इसमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। कई बार जैसे बच्चे फंस जाएंगे, जैसे इधर से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, उधर से टेंजेंट स्टार्ट करेंगे, तो फिर आपको इधर कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि एन का भी पता है नहीं। तो आपको ये पॉइंट किसको अज्यूम करना है, टेंजेंट कौन सा लेना है, एम फॉर्म में लेना है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में लेना है, ये सब चीजें थोड़ा सा आपको यहाँ पे जज करना बहुत जरूरी है। वो आपकी प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं आएगा। Locus of feet of perpendicular from center of the hyperbola upon a variable normal. ओके, इस बार नॉर्मल की कहानी चल रही है। ओके, सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, तो यही है। अब कोई नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, मान लीजिए, तो मान लीजिए हमने नॉर्मल यहाँ ड्रॉ किया, ऐसे ऐसे यहाँ पे पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो इसका परपेंडिकुलर डाल दिया। तो लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द हाइपरबोला अपॉन ए वेरिएबल नॉर्मल। ओके, तो बात समझो, ये फिर से वैसे ही बात है, इसका हमें लोकस जनरेट करना है। ये हो गया k बाई एच, तो इस नॉर्मल का स्लोप हम पता चल गया, -h/k। ठीक है। अब आपको m फॉर्म में नॉर्मल के इक्वेशन पर, जनरली बच्चे याद नहीं करते हैं, लोनी में है बट बच्चे याद नहीं करते। m फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन कैसा रहता है, mx प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर m स्क्वायर। ये आपका m फॉर्म का नॉर्मल है। और इसमें देखना, लोनी में प्लस माइनस में एक प्रॉब्लम है, वहां प्लस माइनस मेंशन नहीं है, ठीक है ना। एक m छूट रहा है मेरा, वो मेरे को डाउट हो रहा था, m छूट रहा है यहाँ पे। प्लस माइनस में किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ के प्लस माइनस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम क्या जानते हैं, एक तो वही वाली बात जो अभी यूज किया कि पॉइंट h, k जानते हैं हम लोग, यहाँ h, k डाल दें। स्लोप भी जानते हैं, स्लोप -h/k इंटू h प्लस माइनस अंडर रूट। अब a और b यूज करें, वहां से a इसका 4 है, b 1 है, तो 4 अंडर रूट ऊपर नहीं है, ऊपर 4 + 1 5 हो गया। m कितना है
माइनस एच बाई के अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इधर ला करके हम स्क्वायर करेंगे। तो जैसे हमने पिछली बार किया था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई के का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी चाहे इधर ही ले आए 4k स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इसके साथ स्क्वायर कर लें तो ये 25 हो जाएगा, ये 5 था 25 एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ठीक करें, जनरली आप एक्स वाई में लिखते हैं तो एक्स वाई में लिख लें। तो ये 4y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर उधर जाएगा तो 25 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो आपको इस कंपैरिजन के हिसाब से लैम्डा की वैल्यू मिल गई 25। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्विक हाथ चलाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल फॉर्म था स्लोप में नॉर्मल का इक्वेशन वो आपका अच्छा रहा। अब इसमें हम क्यों इस पॉइंट में इंटरेस्ट लें, जैसे लोग x1 y1 वाला नॉर्मल लिखेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लिखेंगे, वो सब लिखेंगे आपका टाइम खराब होगा। आपको यहाँ स्लोप अवेलेबल है तो आपको स्लोप फॉर्म वाला नॉर्मल यूज करना चाहिए। तो ये नॉर्मल भी आप याद रखें, मेरा कहना ये है। Tangents are normally drawn at the upper end of the latest rectum of the hyperbola। आपको पता है ये कोऑर्डिनेट्स लेटेस्ट रेक्टम के अंदर, ये वाले कोऑर्डिनेट जहाँ पे आप टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हो, नॉर्मल भी ड्रॉ कर रहे हो, तो इसके कोऑर्डिनेट में जैसे लेटेस्ट रेक्टम की बात हो रही है तो ये ए ही होगा और दूसरा बी स्क्वायर बाई ए होगा, आधा होगा इसका पूरे लेटेस्ट रेक्टम का, है ना। तो ये तो बन गया टेंजेंट नॉर्मल इंटरसेक्टिंग द ट्रांसवर्स एक्सिस इन टी एंड जी। तो मान लीजिए ये आकर टी पे मिला और ये आकर जी पे मिला, तो दोनों देख लेते हैं हम लोग। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होगा, हम लोग ये तो हाइट हमें पता चल ही गया है, हाइट बी स्क्वायर बाई ए यूज करेंगे और बस ये दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल के घटा लेते हैं, है ना। अब इसमें आप कौन सा टेंजेंट नॉर्मल लिखोगे देख लो आप, तो x(x1) वाला लिख लो, x(x1) अपॉन y(y1) ए और बी तो था हमारे पास, तो ठीक है इसमें भर लेते हैं हम लोग, ए और बी भर लेते हैं। तो इसका अगर हम टी पॉइंट निकालना चाहते हैं तो टी पॉइंट निकालने के लिए हम लोग पुट करेंगे इसमें y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x आ रहा है 4/a। तो अब देख लेते हैं e कितना है इसका, e √1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो इससे कितना आ रहा है आपका e 4 बाई कितना आ गया 16/4 का अंडर रूट, मतलब 4/2, मतलब 2 आ गया इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी 2 आ गया, इसेंट्रिसिटी 2 आ गया और ए आपको पता ही है, तो 4/a 2 है और इसेंट्रिसिटी भी 2 है। तो ये x1 कोऑर्डिनेट है, मतलब टी का कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, टी का कोऑर्डिनेट निकल गया 1,0। ठीक है, ऐसे ही हमें जी निकालना है, तो जी का भी इक्वेशन लिख लेते हैं, ए बी वाई बाई y1 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हमने लिख दिया। अब x1 y1 के अभी मैं भर दूंगा, रुक जाओ, मैं y0 पुट कर लेता हूँ पहले, तो y0 पुट कर लेता हूँ मैं इसमें। तो इससे क्या होगा, हमारा जो x कोऑर्डिनेट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू x1 बाई ए आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ से ले लेंगे हम लोग, तो ये 16 हो गया। और x1 हमारा कोऑर्डिनेट था a, जो कि हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, a हमने निकाला था अभी 4 डिवाइडेड बाई a इज अगेन 2, तो ये कितना हो गया आपका 32। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकल गया 32, तो 32,0 जी जो निकला है हमारा 32,0 निकला है। तो एरिया के लिए अब बी स्क्वायर बाई ए चाहिए आपको ना, तो बी आपने रेडी कर ही रखा है हाइट में, तो हाइट निकालने के लिए कितना हो जाएगा पी एस हो गया, तो बी स्क्वायर इज 12 बाई ए इज 2, तो वो आ गया 6 हाइट है। तो आपको अब एरिया निकालना है, तो एरिया आ गया हाफ बेस कितना हो गया टी जी, तो टी जी डिस्टेंस होगा 32 - 1,
31 और हाइट आपका निकला था 6, तो आपको 93 आंसर हो गया। तो फॉर्मूले आपके सब रेडी होने चाहिए। अगर फॉर्मूले अगर आपके रेडी नहीं होंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, समझ रहे बात को। एक चीज मेरे को यहाँ दिक्कत लग रही है कि मेरे को यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखना था, है ना। थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करने दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे एक और 2 आएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये 16 आएगा। तो 16 माइनस 1 दैट मीन्स 15 होगा यहाँ पे। तो उसके हिसाब से जो आंसर आएगा 75 आएगा। कई बार क्या होता है कि जैसे कि छूट जाता है और आदमी को डाउट हो जाता है, तो फॉर्मूले में आपको बहुत पकड़ बना के रखनी पड़ती है कि हमने जैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर छूट गया, तो फॉर्मूले कमजोर रहेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये किया। अब आपने ये देखना है कि सारे फॉर्मूले आपको ढंग से याद हों, है ना। और जब आप लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो उसमें आप फॉर्मूले कवर करके लिखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद वापस जरूरत पड़े तो फॉर्मूला देख लो। उसके हिसाब से करके 2-4 बार आप करोगे तो सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। फॉर्मूला याद रखने से क्या होगा कि आपका टाइम सेविंग होगा। हर चीज का बात करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टेंजेंट के, फुट ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल के फुट भी पता होना चाहिए, स्लोप फॉर्म भी पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक फॉर्म पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म भी पता होना चाहिए। हर तरह के रिजल्ट्स आपको पता होना चाहिए, कब क्या जरूरत पड़ जाए। तो आपको वो थोड़ी प्रैक्टिस सेट करेंगे ना, तो आपका डेफिनेटली इलिप्स हाइपरबोला के क्वेश्चंस मेंस के हो जाएंगे। थैंक यू।